हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन कुमार है और हम लोग अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज का ये 5वां लेक्चर है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप कर देता हूँ। एक बार हम लोग पढ़ रहे थे क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरीके के होते हैं। पहला है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल और दूसरा क्या था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन तो गैल्वेनिक सेल को मैं यहां नहीं करूंगा, बस उसके जो की पॉइंट्स हैं मैं वो यहां पे डिस्कस करूंगा सिर्फ। उनमें से पहला क्या था कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। ठीक, और इसमें क्या होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक, इसे डिनोट किससे करते हैं हम? जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो तो उसमें क्या होता है? गिब्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव। ठीक, और इसमें क्या होता है? डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव। जब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो तो उसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। मतलब हमें इसमें बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, जब भी दो केमिकल स्पीसीज को हम मिक्स करेंगे तो अगर रिएक्शन मिक्स करने के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो किसमें होता है? गैल्वेनिक सेल में। और उसमें जिसमें हमें बाहर से एनर्जी देना पड़े उसे हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो किसमें होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, और एक और जो की पॉइंट है इसका क्या है कि इसमें केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। ठीक, और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि इसमें ये गैल्वेनिक सेल में जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, इसमें एक को हम क्या कहते हैं? एनोड, और दूसरे को क्या कहते हैं? कैथोड। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक, और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा हो जाएगा। एनोड जो है वो क्या हो जाएगा हमारे यहां पे? पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज। ठीक, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसे जरूर याद रखना। ठीक है, तुम ये भूल जाओ कि कौन सा इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज होता है, कौन सा पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये याद रखना कि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, ये कभी मत भूलना। इसमें एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, ये बस एक रिकैप था जो मैंने अब तक पढ़ा रखा है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे इसको। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हम एक एग्जांपल से समझेंगे। पिछले फर्स्ट लेक्चर में मैंने भी एग्जांपल दिया था NaCl का और H2O का। मैं उन्हीं सिंपल एग्जांपल से शुरू करूंगा इस लेक्चर को, ताकि तुम लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। फॉर एग्जांपल कि किसी एक कंटेनर में मैंने क्या भर रखा है? यहाँ पे H2O। ठीक है, H2O इसमें हमने भर रखा है। अब इसमें हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे, इसको सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। ठीक, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होने लगेगा इस सर्किट में,
और चूंकि यहां पे वाटर ये इस कंटेनर में वाटर है, तो क्या होगा कि H2O जब हम इसमें पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2H प्लस O2- में टूट जाएगा। ठीक, 2- में टूट जाएगा। अब इनमें से में जो भी इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कैथोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं हम, कैथोड। ठीक है, तो जो निगेटिवली चार्ज है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इसे हम क्या कहेंगे, कैथोड। ठीक है, क्या होगा इसमें कि यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन इस कैथोड के पास जाएगा, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये H+, और ये कन्वर्ट हो जाएगा H, इसके ऊपर चार्ज खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक दूसरा हाइड्रोजन भी आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, ये क्या बन जाएगा, H2 गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। और ये इस इलेक्ट्रोड के सामने से ये हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में निकलने लगेंगे। ठीक है, अगर ये एक्सपेरिमेंट सेटअप लगाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप तुम अगर अपने घर में करना चाहो तो डिफिकल्ट होगा, उसके लिए लैब में प्रॉपर सेटअप चाहिए। बट जब अगर तुम इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को लगाओगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होगा वहां से गैस के बुलबुले निकलेंगे, वो क्या है, हमारा हाइड्रोजन गैस। उसके टेस्ट करने के भी काफी सारे तरीके होते हैं, मोमबत्ती जलाकर के उसके निकट ले जाओगे तो आवाज करेगा, वो जो गैस का बबल निकलेगा वो आवाज करेगा और जलेगा वो थोड़ा सा। ठीक है, दूसरा है पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, ये क्या कहलाएगा, हमारा एनोड। ठीक, इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम देखें तो क्या होगा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज, इसका मतलब कि ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रखा है। ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसे दे देगा, इस पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड को। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये 2- से अब इसके ऊपर चार्ज हो वो 0 हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर अब जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यहां 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 निगेटिव चार्ज था, अब कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। एक दूसरा O2- आएगा और वो भी क्या करेगा, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और अपने पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा। अब देखो इन दोनों के बीच में आप लोग ऑक्टेट रूल पढ़े होंगे क्लास 9th 10th में, कि कोई भी केमिकल स्पीसीज जो बॉन्ड बनाता है वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में अगर हम देखें तो यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और सामने वाले के आउटर मोस्ट सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा कि 2 बॉन्ड बना लेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 2 बॉन्ड बना लेगा। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें भी और इसमें दोनों ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये क्या बन गया, हमारा O2 गैस। इस इलेक्ट्रोड के सामने से जो गैस का बबल निकलेगा वो क्या रहेगा, हमारा ऑक्सीजन गैस। अब देखो इस इंटायर प्रोसेस में इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इस इंटायर प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। और इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है केमिकल रिएक्शन के बाद, क्या, H2 गैस और O2 गैस, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। समझ में यहां तक। एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं एक तीसरा एग्जांपल लूंगा जो कॉम्प्लेक्स होगा और फिर सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस कब होगा और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। हमें बेसिकली अभी पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलिसिस जब होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले एक और सिंपलेस्ट एग्जांपल में लेता हूं जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में NaCl। ठीक है, ये NaCl सॉलिड फॉर्म में है। ठीक, इलेक्ट्रोड से इसे मैंने कनेक्ट कर दिया सोर्स। जैसे ही स्विच मैं ऑन करूंगा और अगर यहां पे मैं वोल्टमीटर या अमीटर लगा करके देखूं तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि NaCl है, ये एक क्या है, आयनिक सॉलिड है। और तुम शायद पढ़े होगे या आगे पढ़ोगे कि आयनिक सॉलिड जितने भी होते हैं, आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, वो
सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, भले ये आयंस से ही बने हों। ये Na+ और Cl- से बने हैं, दोनों आयन, एक कैटायन है एक एनायन है, ठीक है, और ये दोनों आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, बट सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराएगा। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, बेसिकली जितने भी सॉल्ट होते हैं, जो एसिड बेस्ड रिएक्शन, क्लास 9th 10th में आप लोग पढ़े होंगे, एसिड बेस्ड रिएक्शन होने के बाद जो बनता है सॉल्ट बनता है, राइट, तो वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। वो या तो मोल्टेन, यानी जब उसे हम गर्म करके पिघलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, या फिर हम उसे किसी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे और वो आयंस के फॉर्म में जब सेपरेट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। हम यहाँ पे फर्स्ट क्या कर रहे हैं, इसे पहले हम गर्म करके पहले से हम पिघला रहे हैं, इसे हम मोल्टेन स्टेट में ले जा रहे हैं। उससे क्या होगा कि जो NaCl जो दोनों काफी क्लोज था वो थोड़ा सेपरेट हो जाएगा और वो आसानी से इस कंटेनर के अंदर आसानी से वो आयंस मूव कर पाएंगे और फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, ठीक है। तो मोल्टेन NaCl में ये क्या है हमारा, मोल्टेन NaCl, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, ठीक है। मोल्टेन NaCl में जब हमने सर्किट लगाया और इलेक्ट्रोड लगाया, सर्किट कंप्लीट करके स्विच ऑन किया तो करंट क्या हुआ, फ्लो होना शुरू हुआ। उसके बाद होगा क्या, इसमें इसका केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे NaCl, ठीक है, गर्म करने के बाद ये क्या होगा, Na+ Cl- में थोड़ा सा ये टूट जाएगा, ठीक। अब क्या होगा इसमें कि पीछे जो मैंने एग्जांपल दिया, जो H+ है, कैथोड यानी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है, यहां निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक है। उसमें ये क्या करेगा कि Na+ यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा Na सॉलिड में, और ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपकने लगेगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या करेगा, ऐसे चिपकने लगेगा, ठीक है। क्योंकि NaCl पीछे क्या हो रहा था कि जो दो के दो प्रोडक्ट बन रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, ये दोनों गैसियस फॉर्म में थे, ये बाहर निकल जा रहे थे, ठीक है। बट यहां पे क्या हो रहा है कि जो Na है ये मेटल होता है, राइट, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहां पे हो क्या रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है ना। रिडक्शन कहते हैं किसे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। Na+ क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रोड से गेन कर रहा है, जहां पे रिडक्शन हो उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड, ठीक। और इधर क्या होगा, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये क्या है हमारा, एनोड, ठीक। यहां पे क्या होगा कि क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, ठीक है। ये सब क्लास 11 का बात है, मैं यहां एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा। इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 7, ठीक है। मैंने 7 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ये हुआ हमारा वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसने सोडियम से ले रखा था, ठीक है। ये क्या होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देगा और ये जो निगेटिवली चार्ज था ये फाइनली अब न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, अपने 7 इलेक्ट्रॉन के साथ। एक दूसरा क्लोरीन आएगा, वो भी वही प्रक्रिया करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन के साथ। अब चूंकि इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा, ऑक्टेट रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे, हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, Cl2 गैस। इस इलेक्ट्रोड के सामने से गैस के बबल निकलेंगे, बट इस इलेक्ट्रोड के सामने से गैस के बबल नहीं निकलेंगे, बट इलेक्ट्रोड का जो हिस्सा डीप हुआ होगा इस मोल्टेन NaCl में, उसके ऊपर ये मेटल आकर के डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। एकदम सिंपल चल रहा है अभी तक, यहां तक मैंने पिछले लेक्चर में भी इसे डिस्कस किया था। अब यहां तक तो बहुत ही आसान था। अब जो नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं वो क्या है कि मैं NaCl को वाटर में H2O में डिसॉल्व करूंगा। अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये वाला नहीं, ये आयनिक फॉर्म नहीं, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये, ठीक है। NaCl का क्या बन रहा था, Na+ सॉलिड और Cl2 गैस, वाटर में क्या बन रहा था, H2 गैस, O2 गैस, ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस का, वो प्रोडक्ट आपको यहां पे लिखना है।
ठीक है, वीडियो को पॉज करें और खुद से इसके जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसे लिखने की कोशिश करें। ठीक है, मैं इसे यहां पे फाइनली एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसमें बहुत ही सिंपल आपको लगेगा कि NaCl Na प्लस में टूटेगा प्लस Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, H प्लस में टूटेगा, 2 ठो H प्लस, वाटर जब तोड़ेंगे तो 2 ठो H प्लस और 1 ठो O2 माइनस में टूटेगा। ठीक, तो बहुत ही सिंपल आपको लगेगा कि ये आराम से Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, आपका ये आंसर आया होगा जो कि आना चाहिए, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। इस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। ठीक, अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसी को समझना है इस टॉपिक में। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पीछे 2 एग्जांपल आपको समझाए हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि इसमें चार्ज कितने हैं। 4 आयनिक स्पीसीज हैं, 2 पॉजिटिवली चार्ज और 2 निगेटिवली चार्ज। ठीक है, हम पहले देखते हैं कि निगेटिवली चार्ज है, इसमें से देखो 2 प्रोडक्ट नहीं बन रहा है और 2 ठो प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो जो 2 निगेटिवली चार्ज है इनमें से एक का इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो हो रहा है, एक का नहीं हो रहा है, उसी को हमें देखना है। देखें कैसे, पहला हम एग्जांपल लेते हैं निगेटिवली चार्ज स्पीसीज का। ठीक है, क्या क्या है, Cl माइनस, अगर हम ये 2 ठो ले लें तो ये Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दूसरा अगर हम ले लें क्या है, O2 माइनस। ठीक है, O2 माइनस। ठीक, इसे भी हमें 2 ठो लेना पड़ेगा, O2 गैसियस प्लस 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इनमें से यहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, Cl2 गैस और O2 गैस नहीं बना है। मतलब कि ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसी को जानना है। और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। मैंने पिछले लेक्चर में जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने यहां पे एक सीट दिखाया था आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, उसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी हुई थी। ठीक है, लेकिन यहां पे हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो हो क्या रहा है यहां पे, ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की अगर आपको वैल्यू दी है तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसमें निगेटिव की साइन लगा देना है, उसे निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे वो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, आप चाहे तो वहां से पिछले लेक्चर में जाकर के वीडियोस में देख सकते हैं, वहां से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, और एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है Cl माइनस से Cl2 गैस में कन्वर्ट होने का, वो क्या है 1.36। ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, मैंने सिंपल करके यहां पे लिखा है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है वो कितना है 1.23 वोल्ट। ठीक है, अब अगर हम आपको कहें कि इनमें से ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब इनमें से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी अधिक है, ऑब्वियसली 1.36 वोल्ट, ये बड़ी वैल्यू है 1.23 वोल्ट से। ठीक है, और ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो किसका है, Cl माइनस का। मतलब कि जो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो पावर है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो यहां पे ये प्रोसेस होगा और ये प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो टेंडेंसी ऑक्सीजन की है वो कम है, उसका पोटेंशियल की वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो क्लोरीन के कंपैरिजन में कम है। इसलिए इस केस में यहां पे O2 गैस नहीं बनेगा, यहां पे Cl2 गैस बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो कैसे बना ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं हम दूसरे प्रोडक्ट पे। ठीक है, दूसरे प्रोडक्ट पे, हाँ, अब यहां पे NaCl क्या है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन
कन्वर्टेड इनटू कितने, Na सॉलिड में। दूसरा है H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू H2 गैस 1/2। ठीक है, इनमें से हमने देखा क्या कि ये नहीं हो रहा है, ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये हो जा रहा है। इसका भी वही रीजन है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है ना, हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है। यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर यदि हम इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल का अगर वैल्यू लिख दें तो आप लोग खुद ये बता देंगे कि इसमें ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा है और ये प्रोडक्ट क्यों बन रहा है। ठीक है, मैं इसका वैल्यू लिख रहा हूं बस, -2.71 वोल्ट, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, और इसका 0.00 वोल्ट। ठीक है, इन दोनों वैल्यू में कौन बड़ा है, 0 या -2.17? ऑब्वियसली 0। ठीक है, क्योंकि ये -2.17 है। ठीक है, 0 से भी और छोटी वैल्यू है। तो यहां पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो H प्लस का, ठीक है, H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल Na प्लस से ज्यादा है, इसीलिए Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Na सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ में आई कि आखिर यहां पे ये दो प्रोडक्ट क्यों नहीं बने और एक प्रोडक्ट क्यों बने? इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे एक स्टेटमेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ is depends on oxidation and reduction potential of chemical species। ठीक है, यहां पे जो दो प्रोडक्ट बन रहे थे, दो प्रोडक्ट नहीं बन रहे थे, उसका रीजन क्या था? उन दोनों केमिकल स्पीसीज का इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें से या तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे या रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, हमने एनायंस वाले केस में एनायन जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसीलिए हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया। Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था, वो रिएक्शन हो रहा था, और यहां पे H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, उसका रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, ये समझ में आया? तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये पहले Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस 2H प्लस प्लस OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, ये Na प्लस और ये OH माइनस कंबाइन करके बन जाएंगे क्या, NaOH, Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये H प्लस H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो साइन दे रखा हूं मैं अपर एरो का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये गैसियस फॉर्म में। इसका मतलब कि ये जैसे ही बनेगा ये बबल्स के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। ठीक है, गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक, और ये हमारा क्या हुआ, इस केमिकल ये इस इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था एनसीईआरटी में, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि यहां पे अब कंप्लीट हुआ है। ठीक है, एक बार आके आप खुद से अगर बुक पढ़ लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक, अब हम आते हैं, यहां पे हमने देखा क्या कि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट कौन कौन सा बन रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है। ठीक है, जैसे यहां पे NaOH, ठीक है, Cl2 गैस, H2 गैस, ये कितना बन रहा है? ठीक है, हाउ मच, विच वन, कौन बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वो तो मैंने बता दिया यहां पे। ठीक है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर यदि सिर्फ दो ही केटायन है, सिर्फ एक केटायन एक एनायन है, तो ऑब्वियसली यहां पे जो केटायन होगा
वो रिड्यूस होगा और जो एनायन है वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। जैसे इस केस में सिर्फ H+O2- था, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिर्फ Na+Cl- था, इसमें भी पोटेंशियल देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब दो डिफरेंट केमिकल स्पीसीज को मिक्स करेंगे और दो डिफरेंट एनायन, दो डिफरेंट कैटायन रहेंगे, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कम है, उससे डिसाइड होगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन जब प्रोडक्ट बन रहा है तो वो कितना बन रहा है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि उसका अमाउंट कैसे पता करेंगे कितना बन रहा है, उसके लिए हमें पढ़ना है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, FARADE, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हमें इसमें दो लॉज पढ़ने हैं, ठीक है। फैराडेज फर्स्ट लॉ, इसमें हम क्या करेंगे कि सिर्फ एक कंटेनर में, ठीक है, एक कंटेनर में कीटायन एनायन रहेगा, उसमें हम इलेक्ट्रोड डिप करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी लगाएंगे यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, और जो दोनों इलेक्ट्रोड पे जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो कितना बनेगा उसे हम डिसाइड करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ से। और दूसरा क्या करेंगे कि तीन चार कंटेनर में हमने हम डिफरेंट कीटायन एनायन का सॉल्यूशन रखेंगे और उन सब को एक ही सर्किट में सीरीज, दो कनेक्शन आपने पढ़ा होगा, एक पैरेलल एक सीरीज, हम सीरीज कनेक्शन में उन सारे को कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद फिर हर एक इलेक्ट्रोड पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है उसे कैलकुलेट करने के लिए आता है फैराडेज सेकेंड लॉ, ठीक है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ, दो लॉज हमें पढ़ने। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है और यूज होगा। पहला, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? आप लोगों को अगर पता नहीं हो तो मैं इस यहां पे लिख 1.6021 कूलम, ठीक है। कूलम को हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है, कूलम। और 1 मोल इक्वल टू क्या होता है? एवोगाड्रोस नंबर, जो क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अगर यदि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पे इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है, -19 कूलम, ठीक। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? इन दोनों को सिर्फ हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1.6021 इंटू 6.02223, ठीक है, कूलम पर मोल, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसे जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा 96,487 कूलम पर मोल, ठीक है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, लेकिन एक मोल इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन को अगर हम कलेक्ट करें तो उसका जो फाइनल चार्ज होगा वो कितना होगा? 96,487 कूलम पर मोल, ठीक है। और इसे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो उस टाइम इसको सिंपल कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए 96,500 कूलम पर मोल ये यूज होता है कहीं कहीं पे, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, लेकिन इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपका एरर रहेगा, ठीक है। तो आपको यूज करना है फाइनली ये ऊपर वाली वैल्यू, और इसे ही हम कहते हैं, इसे डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है, इसे डिनोट करते हैं एफ से, जिसे हम आगे भी मैं जब फैराडे फर्स्ट लॉ जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसी एफ को क्या कहते हैं? फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हुआ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक। एक और आप ये फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे कि जो करंट जो है वो क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज
पर सेकेंड, मतलब कि चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, कि कितना चार्ज जो है वो गिवन टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, वो क्या कहता है हमें करंट, उसे हम क्या कहते हैं करंट कहते हैं, ठीक है। और इसे डिनोट करते हैं करंट को I से, चार्ज को हम Q से डिनोट करेंगे और टाइम को T से, स्मॉल t से डिनोट करेंगे, ठीक है। और यहां से अगर हम Q चार्ज की वैल्यू अगर लिखना चाहे तो वो I इंटू टी होगा। इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक। और एक है ये सॉल्यूशन चैप्टर में या फिर क्लास 11 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है, इन दोनों जगह पे पढ़े होंगे आप शायद। कंसंट्रेशन टर्म जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म है, उसमें से एक होता है क्या, नॉर्मेलिटी। उसमें यूज होता है क्या, नंबर, नॉर्मेलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम वहां पे यूज करते हैं इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट वेट का, जो मोलर मास होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उसको हम सिर्फ डिवाइड करते हैं किससे, एन फैक्टर से, ठीक है। और यहां पे जो एन फैक्टर है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन, ठीक है। आप जो सॉल्यूशन में जो पढ़े हैं वो वहां पे रहने दीजिए। यहां पे जो आपको एन फैक्टर का जो वैल्यू है वो क्या होगा, एन फैक्टर का जो मतलब होगा यहां पे वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें, ठीक है, इसके लिए अगर इसके लिए मैं एन फैक्टर की वैल्यू अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या होगा, 1। इसमें कितने नंबर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक ही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, ठीक है। और पीछे अगर जाए, हाँ, इसमें अगर इसका हम देखें, इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो एन फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन, ठीक है। और मोलर मास तो आपको पता ही है, चाहे जो भी एलिमेंट दिया हो उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता ही होगा, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, इक्विवेलेंट वेट। ये याद रखना, यूज होगा ये, ठीक है, ठीक, इतना कॉन्सेप्ट ठीक है। अब आते हैं हम फैराडेज फर्स्ट लॉ पे। फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक, हाँ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, इसमें हम कर क्या रहे हैं कि कितना अमाउंट इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो उसका अमाउंट कितना बना है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो होगा द वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज, द वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज मतलब ये कि द वेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब वही है कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है। द वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the amount of charge passed through it, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है कि जो अमाउंट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसमें कितने अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किए गए। अगर हम एग्जांपल से आपको यहां समझाना चाहें तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि Cl2 गैस, ठीक है, Cl2 गैस उसे छोड़ देते हैं। Na सोडियम जो है, Na+ जो है, वो जो Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर जो Na सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी अमाउंट डिपेंड किस पे कर रही है, इस इलेक्ट्रोड में जितना ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे उतना ज्यादा ये Na+ Na सॉलिड में कन्वर्ट होकर के इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो अमाउंट इस पे डिपॉजिट हो रहा है, जो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसमें हम कितना चार्ज सप्लाई किए हैं, ठीक है। और वो चार्ज को हम कैलकुलेट करेंगे करंट के
टर्म में, जिससे मैंने यहां फॉर्मुलेट किया है, ठीक है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसकी वैल्यू जब हम करंट और टाइम रखेंगे तो करंट हम आसानी से मेजर कर सकते हैं अमीटर लगा करके, और टाइम कितने समय के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से हमें आसानी से मिल जाएगा कि वो प्रोडक्ट कितना बना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, इसका मैथमेटिकल जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, जो अमाउंट है वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज, इसे हम W से डिनोट करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q, अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू इट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हटाएंगे तो जो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट Z को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये है क्या हमारा Q। अब Q की वैल्यू क्या होगी, मैंने अभी पीछे बताया आपको, I इंटू टी, करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, Z I इंटू टी, ठीक। अब इनमें से जो टर्म है उसे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। W क्या है, ठीक है, W क्या है हमारा, वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज, या फिर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक। Z उससे पहले क्या है, Q, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, और I क्या है हमारा, करंट, टाइम, T क्या है, टाइम, ठीक है, और Z क्या है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। केमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक। इसे हम E से भी डिनोट करेंगे, ठीक है। वेट, ये तो आपको समझ में आ गया कि कितना अमाउंट उस पर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। Q, चार्ज, कितना हम उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान कितना चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं बाहर से, ठीक है। डायरेक्टली हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसे हम करंट और टाइम के टर्म में उसे कैलकुलेट करेंगे। I क्या हमारा करंट और T क्या टाइम। जो यहां पे समझने वाले टर्म है वो क्या है हमारा, Z, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ये है क्या, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अगर हम जो इक्वेशन भी मैंने पहले लिखा है उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं मैं तो क्या हो जाएगा, करंट और टाइम को इधर ले आऊं तो क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई I T, ठीक है। ये समझ में आया। अगर करंट को 1 एम्पियर रखूं मैं और टाइम को 1 सेकेंड, मतलब कि सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर करंट को मैं अगर सप्लाई करूं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, जो अमाउंट बने, जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, वही क्या है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। अगर यदि I को हम 1 एम्पियर और टाइम को हम 1 सेकेंड रखें तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, W, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या है, ये द अमाउंट ऑफ द वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज इन पर डिस्चार्ज बाय पासिंग 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड, वो क्या हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। Z क्या है, द वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज, by passing 1 ampere current in 1 second time, हम क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। ये तो हुआ कि मैंने जो इक्वेशन है उसी को थोड़ा सा अरेंज करके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस का फॉर्मूला मैंने निकाला, ठीक है। लेकिन इसका जो जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, अगर हमें इस वैल्यू को ही अगर कैलकुलेट करना रहा तो उस टाइम पे Z की वैल्यू हम यहां पे क्या पुट करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू
इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय एफ। ये है हमारा एफ, क्या है हमारा फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, इसे याद रखना, एफ क्या है हमारा फैराडे कांस्टेंट। ठीक, जिसकी वैल्यू क्या होती है 96487 कूलम पर मोल। ठीक, ये वैल्यू सीधा हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो जो एफ की जो है ना वैल्यू डायरेक्ट हम वहां पे पुट करेंगे। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट अगर इसे और हम इसे एक्सप्लेन करना चाहिए तो वो क्या होगा, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर और एफ। ठीक है, जेड की ये वैल्यू होगी। ठीक, ये हुआ हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ। और अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन यहां पे मैं न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं। ठीक है, ये है फ्राइडेज फर्स्ट लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। इस वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी यहाँ पे देने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट। ठीक है, विद करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ठीक, मतलब कि टी टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट यानी 600 सेकेंड तक। ठीक है, 600 सेकेंड तक 1.5 एम्पियर करंट जो है सप्लाई किया जा रहा है एक सॉल्यूशन में। किसका है ये सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। CuSO4 का एक सॉल्यूशन है जिसमें 10 मिनट तक 1.5 एम्पियर करंट सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें से आपको ये कैलकुलेट करना है कि कॉपर, ठीक है, यहां पे सॉल्यूशन में करंट सप्लाई करने से पहले अगर मैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को अगर मैं देखना चाहूं तो यहां पे क्या प्रेजेंट है, Cu ये ब्रेक हुआ होगा। ठीक है, Cu2+ और SO4 2- में। ठीक है, ठीक, करंट सप्लाई करने से पहले ये सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है हमारा, ये Cu2+ और SO4 2-। हमें कैलकुलेट करना है कि कॉपर ये जो Cu2+ है जो डिसॉल्व फॉर्म में है, जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो इलेक्ट्रोड के ऊपर Cu2+ जो है वो कॉपर सॉलिड के फॉर्म में कितना डिपॉजिट होगा। ठीक है, और वो किस पे होगा, कैथोड पे। कैथोड पे क्यों होगा, क्योंकि अगर हम इसको Cu2+ को देखें, Cu2+ ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये क्या बनेगा, Cu सॉलिड। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई केमिकल आयनिक स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रिडक्शन। और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड। मतलब कि ये जो प्रोसेस जिस इलेक्ट्रोड पे होगा उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड, जो कि इसने पहले ही मेंशन कर रखा है कि कैथोड के ऊपर कितना Cu सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि एक सॉल्यूशन है CuSO4 का, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, तो जो कैथोड के ऊपर Cu सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होगा वो कितना डिपॉजिट होगा, उसी को कैलकुलेट करना है। ठीक, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका,
W इज इक्वल टू Z I T, ठीक है। Z का क्या था फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय F I एंड T। अब इक्विवेलेंट वेट को मैंने फिर से फर्दर उसको जब सिंपल किया था, क्या था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ये F का F आएगा और करंट इनटू T, ठीक है। ये क्या है हमारा वेट ऑफ कॉपर। अब यहां पे करंट का वैल्यू तो सिंपली दिया हुआ है डायरेक्टली, ठीक है, करंट 1.5 एम्पियर, ठीक। टाइम 10 मिनट तक यानी 600 सेकेंड। हमें कैलकुलेट जो करना है वो मॉलिक्यूलर वेट, एन फैक्टर यानी इक्विवेलेंट वेट, और एफ की वैल्यू जो कांस्टेंट है जिसका वैल्यू मैंने पीछे अभी लिखा है, ये डायरेक्ट हमें यूज करना है, ठीक। ये वैल्यू में डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है। तो यहां पे हमें कैलकुलेट करना है क्या, इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है। अब यहां पे इक्विवेलेंट, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट हम किसका रखेंगे, जिसका हम ये वेट कैलकुलेट कर रहे हैं। वेट किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉपर का, कि कितना इसमें कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। हम इसी का वेट फाइनली कैलकुलेट कर रहे हैं कि कॉपर कितना कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट रखना पड़ेगा। कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कितना होता है, 63 ग्राम पर मोल, ठीक। और एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि जो एन फैक्टर है वो क्या यहां पे हम बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उस रिएक्शन में, जो डिपॉजिट हो रहा है वो इस केमिकल रिएक्शन की वजह से डिपॉजिट हो रहा है। और इस केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक, दिख रहा है ना। तो यहां पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक। एन फैक्टर क्या हो जाएगा यहां पे 2। अब ये सारी वैल्यूज उस इक्वेशन में पुट कर देना है। 63 मल्टीप्लाइड बाय करंट की वैल्यू क्या थी 1.5 एम्पियर, टाइम 600 सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर क्या था 2, और एफ की वैल्यू क्या थी 96487, ठीक है। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना होगा 0.2938 ग्राम, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट आसानी से कर लेंगे। अब इसमें जरा यूनिट को जरा सा मैं सेटल कर देता हूं, ठीक है। ये 63 ग्राम पर मोल था, ऊपर क्या था ग्राम पर मोल, ठीक है। और हाँ, यहां से ग्राम पर मोल था, और जो इसका कूलम पर मोल था, पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा। करंट है, इसको जब हम एम्पियर्स के ये एम्पियर उसको कूलम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ जो फ्राइडे कांस्टेंट के साथ जो कूलम है वो कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो हमारा यूनिट बचेगा वो क्या बचेगा, ग्राम, ठीक है। तो फ्राइडेज फर्स्ट लॉ से इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही सिंपल, ठीक है, ठीक। अब मैं आता हूं फ्राइडेज सेकेंड लॉ पे। फ्राइडे सेकेंड लॉ, फ्राइडे फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था कि कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। लेकिन फ्राइडे सेकेंड लॉ में क्या है कि जब हम इक्वल करंट 2 और मोर डिफरेंट सॉल्यूशन में सप्लाई करेंगे तो जो आयंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के, ठीक है, वो जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। सेकेंड लॉ ये कहता है, बहुत ही सिंपल है, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू टू और मोर different solution, then the weight of discharged is directly proportional to इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। क्या कह रहा है कि वेट ऑफ
आयन डिस्चार्ज, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर हटाएंगे तो कोई एक कांस्टेंट आएगा, रैंडमली हमने किसी एक कांस्टेंट को ले लिया K, ठीक है, Z, ठीक। अब यहां पे टू और मोर डिफरेंट सॉल्यूशन की बात की गई है, ठीक है। मैंने तो ये एक जनरल इक्वेशन लिखा, ठीक। अब अगर हम दो लेकर के चलते हैं कि दो डिफरेंट सॉल्यूशन है और उसमें जो डिपॉजिट हो रहा है आयंस वो W1 है और दूसरे में W2 है, तो क्या हो जाएगा KZ1, ठीक। इसका क्या होगा KZ2। K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक। और यहां पे जो हम करंट सप्लाई कर रहे हैं टू और मोर डिफरेंट सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको अटैच किया गया है एक सिंगल सर्किट से, ठीक है। आप लोगों ने दो सर्किट पढ़ा होगा, एक पैरेलल एक सीरीज। यहां पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे सेम करंट अगर सप्लाई करना है तो पैरेलल नहीं सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। इन सारे सॉल्यूशन को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, जो वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंस के, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के, ठीक है। तो अगर हमने दो का एग्जांपल लिया, W1 इक्वल टू KZ1 और W2 इक्वल टू KZ2, अब इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो क्या होगा, इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो होगा W1 डिवाइडेड बाई W2 इज इक्वल टू KZ1 डिवाइडेड बाई KZ2, ठीक है। ये K के कांस्टेंट वो दोनों कट जाएगा, डिवाइडेड बाई Z2, ठीक। अब Z क्या था, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई F, फ्राइडे कांस्टेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई फ्राइडे कांस्टेंट, EW ऑफ 1 डिवाइडेड बाई F इज इक्वल टू EW ऑफ 2 डिवाइडेड बाई F, ठीक है। क्या हो जाएगा, F कांस्टेंट है, दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा और यहां से क्या आएगा, EW1 डिवाइडेड बाई EW2, ठीक है। ये है हमारा फैराडे सेकेंड लॉ, ठीक है। ये हमारा फैराडे सेकेंड लॉ क्या है कि जब हम सेम अमाउंट ऑफ करंट दो या दो से अधिक सॉल्यूशन से पास करवाएंगे तो जो अमाउंट डिस्चार्ज होगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के, यानी उसके इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है। ये हमारा फैराडे सेकेंड लॉ, ठीक है। तो ये हुआ आज हमारा इलेक्ट्रोलिसिस और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बनेगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए फैराडे ने दो नियम दिए हैं, जिसमें से न्यूमेरिकल जनरली फैराडेज फर्स्ट लॉ से ही पूछता है, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल जनरली नहीं पूछता सेकेंड लॉ से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।